मेरे को बताना जब स्क्रीन विजिबल हो। ऑलराइट, विजिबल। ओके। तो पहले कल का क्विक रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा कि डेटा टेबल्स क्या होती हैं। डेटा टेबल्स क्या होते हैं, बेसिकली जो भी हम एक्सेल्स में यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स हो या हमारी, अगर माइक्रोसॉफ्ट यूज ना करता हो, कोई डब्ल्यूपीएस करता हो, तो बेसिकली कोई भी चीज़ हमारी स्प्रेडशीट में हो, एक्सेल में हो, उसको जब हम बॉट की मेमोरी में लोड करते हैं तो एक वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डेटा टेबल। देन हमने सीखे मल्टीपल वेज टू क्रिएट अ डेटा टेबल, लाइक build data table activity, read range activities, generate data table, extract structure data table, read CSV। मल्टीपल एक्टिविटीज हमने सीखी जिससे हम किसी भी फाइल से या खुद से हम बॉट के अंदर ही डेटा टेबल बना सकते हैं। देन हमने पढ़ा अबाउट जॉइंस। तो जॉइंस में हमने क्या समझा कि हमारे पास अगर एक से ज्यादा टेबल है, लेट्स बाय मिनिमम लाइक 2 टेबल्स हैं और दोनों को हमें मर्ज करना है, तो हम उसके लिए जॉइन डेटा टेबल यूज कर सकते हैं। अब जॉइन 3 तरीके का होता है, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन एंड फुल जॉइन। इनर जॉइन समझे तो वो होता है कि अगर हमारे पास 2 टेबल हैं और उसमें कुछ चीज कॉमन है जिसके बेसिस पे हमें उन दोनों को मर्ज करना है, तो हम यूज करते हैं इनर जॉइन। तो हमने एग्जांपल देखा था कि एक स्टूडेंट कॉलम है, एक आईडी कॉलम है, एंड देन एक आईडी कॉलम है एक टेबल में और एक सेक्शन कॉलम। सो बेस्ड ऑन स्टूडेंट आईडी हम जो है उनका सेक्शन मैच करना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए एक इनर जॉइन यूज कर लिया। देन हमने सीखा था व्हाट इज लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन का मतलब क्या होता है, अगेन यू वांना मर्ज 2 टेबल्स, बट इसमें जो प्रेफरेंस रहती है, डोमिनेंट रहती है हमारी लेफ्ट टेबल, टेबल नंबर 1। तो अगर टेबल 1 और टेबल 2 में कुछ कॉमन है तो उनकी मैपिंग हो जाएगी। बट अगर कुछ ऐसा आइटम है जो टेबल 1 में है बट टेबल 2 में नहीं है, तो टेबल 1 की एंट्रीज हमारी फाइनल आउटपुट टेबल में आएगी बट टेबल 2 की नहीं आएगी। देन वी कम अप विद फुल जॉइन। फुल जॉइन में होता है, तुम अगर हो दोनों टेबल में कोई भी चीज सेम है, देन उनको वो मर्ज कर देगा, और नहीं है तो उनकी जगह ब्लैंक सेल्स रहने देगा, बट दोनों टेबल की सारी रोज तुम्हारी फाइनल आउटपुट टेबल में आएगी। दैट इज आर फुल जॉइन। बेस्ड ऑन हम हमारे सिनेरियो अलग अलग तरीके के जॉइंट्स यूज कर सकते हैं, हमें जिस हिसाब से डेटा को मर्ज करना है। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद filter data table. The filter data table activity, as the name suggests, its work is to filter the records based on a certain condition. So this activity is used to filter a table with rows and columns that satisfies the given condition. तुम्हारे पास से फॉर एग्जाम्पल 10 रोज हैं एंड 20 कॉलम्स हैं, बट आउट ऑफ देम तुम्हें सिर्फ कोई स्पेसिफिक 5 रोज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है जो तुम्हारी कोई स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई करती है। एंड इट माइट बी पॉसिबल कि तुम्हें 20 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तुम्हारे प्रोसेस में, यू जस्ट नीड 2 कॉलम्स आउट ऑफ देम विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। सो हम ऐसी सिनेरियो में फिल्टर डेटा टेबल का यूज करेंगे। सो वी कैन डिफाइन दैट keep these rows which satisfies this condition, or remove these rows which satisfy the condition. And in output column we can say that I want these output columns which satisfy this condition. इसको हम एक बार यूआई पाथ में देखते हैं। तो यहाँ पे गए, and from tomorrow onwards I will start giving more assignments towards bot building. Okay, and we will also be developing more bots during the class, like less theory, more practical. How much time is it going to take? Okay. And my system has become so slow.
Okay, so first I want to build a data table in the UI path itself. So what I am going to do, I am going to search for build data table activity and drag it over here in the sequence. Now click on this. Now let's say the column name is name, and this is again section, and for this the data type would be string because it would be a simple character. Now let's say my student name is Rahul, he is from section A. Then next student name is Ketan, he is from section B. Second is for example Trilok, he is from section C. Then we have got Lokpal, he is from section A, and again another entry for Rohit from section E again. Now let's assume these are the winners of a national level race championship, and we want to filter out which students belong to section A. Okay, so what we can do, we first name approach, like in general what a human would do. He will just assume that this is visible in your Excel file. Now what are you are going to do, and like I am asking, hey Ketan, take this sheet and just give me a list of students who belong to section A. You are going to check for each row. Okay, Rahul, he is from section A, put his name in somewhere else. Ketan, he is from B, okay, I don't want him. Trilok, I don't want him, he is from section C. Lokpal and Rohit are from A, so I'm gonna keep them in another sheet, and you're gonna give that sheet to me. Okay, so you are going one by one on each entry. So that is a kind of loop. So for that, what we are gonna use, for we have learned that to iterate over a data table, to loop over a data table, we need this for each row in a data table activity. Now first I will build a data table variable. Can anyone tell me what would be the name of this output variable? What you want to create? Lokpal, I'm creating a variable name. What would be the best possible best name convention? इसका नाम सेक्शन ए, बट इसके अंदर सेक्शन बी और सी के स्टूडेंट्स का डेटा भी है, तो कोई नाम अच्छा सा सोचो कुछ भी. इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए गाइस, तुम्हें नाम देना है एक वेरिएबल को. वो जरूरी नहीं उससे तुम्हारा बॉट की इफेक्टिवनेस, वो वर्क कैसे करता है वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिपेंड नहीं करता. दिस इज जस्ट फॉर ह्यूमन. लाइक हम अपने दोस्तों के नाम देते हैं ना, कुछ भी निकनेम दे देते हैं, तो वैसे हमें इसको एक निकनेम देना है. लाइक स्टूडेंट का डेटा है, सिंपल स्टूडेंट डेटा. बट अभी भी इसमें एक कमी है. ऐसा भी तो नेम दे सकते हैं ना अपन, ST करके अंडरस्कोर सेक्शंस नहीं दे सकते? लाइक ST _sections. वाई ST? स्टूडेंट्स के लिए या तो पूरा पूरा लिख सकते हैं अपन स्टूडेंट्स, तो ओके, दैट इज ऑल्सो नाइस. बट इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हम क्योंकि एक डेटा टेबल बना रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हमें DT कीवर्ड का यूज करना है. ये इससे क्या होता है, खाली किसी को भी वेरिएबल देख कर समझ में आ जाएगा ये डेटा टेबल वेरिएबल है ना. DT अंडरस्कोर, अब चाहो तुम ST सेक्शन ले लो, या फिर अब यहाँ पे ST से क्या है कि भाई हमें पता है कि स्टूडेंट का डेटा है, बट रैंडम पर्सन को नहीं पता होगा, सो इंस्टेड डायरेक्ट लिख लो स्टूडेंट डेटा. ओके, एंड अब मैंने क्योंकि एक्टिविटी यूज करी है, तो इसका नेम भी मुझे चेंज करना चाहिए. बेस्ट प्रैक्टिस अगेन, ये बिल्ड डेटा टेबल है, किस तरह का डेटा बिल्ड कर रही है. तो आई विल जस्ट राइट स्टूडेंट डेटा ओवर हियर एज वेल. इन शॉर्ट हमें समझ में आ जाएगा एक्टिविटी देखते ही कि यहाँ हमने एक डेटा टेबल बनाई है जिसके अंदर हमने स्टूडेंट का डेटा इंक्लूड करा है. देन हम फॉर ईच रो लगाया. अब यहाँ पे इनमें मैं मेरा वेरिएबल पास कर दूंगा, एंड नाउ मैं इसकी बॉडी में यूज कर सकता हूँ.
तो अभी हमने क्वेश्चन करा था कि हमें सेक्शन ए के स्टूडेंट्स चाहिए, तो मेरे को हर रो पे देखो, सबसे पहले तो मैं लाइक फॉर ईच रो को प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या आ रहा है। मैंने राइट लाइन लगाया एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ करंट रो मतलब इसको समझो तुम्हारी पहली रो एक्सेल की जो है। अब मैंने कल की क्लास में बताया था कि हम इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट करते हैं, 1 से या 0 से? जीरो से। अब मुझे मेरा सेकंड कॉलम चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा यहाँ पे ब्रैकेट्स में? 1। देन ये अभी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, बट राइट लाइन के अंदर हम सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप का कुछ लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट से हमें क्या फंक्शन आ जाते हैं, हमें टू स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे जो करंट रो है ये तो डिफाइन कर रहा है तुम्हारी टेबल की एक रो एक बार में, ठीक है, पर इटरेशन एक पूरी रो करंट रो में आ गई एंड 1 कर दी तुमने, ये वाला इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम इसको अगर रन करें सिंपली, तो क्या होगा कि ये एक हर रो का सेक्शन लिख देगा। सिमिलरली अगर मुझे नेम चाहिए होता तो मैं 1 की जगह 0 लिख देता। यहाँ पे इसने सारे सेक्शंस लिख दिए। अब मैं क्या, वन मोर थिंग, हम्म, जैसे आउटपुट में अभी ये डेटा आ गया, हाँ बट सपोज कि कोई रियल लाइफ मतलब ये कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, हाँ हाँ तो आउटपुट का जो डेटा है उसे एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? हाँ, अभी आएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी हमने ये देख लिया कि हम जो लॉजिक सोच रहे हैं वो सही चल रहा है, हम इससे सेक्शन फैच कर पा रहे। अब हमें नेक्स्ट क्या हमें सोचना है कि हमें स्टूडेंट्स के नेम चाहिए जिनकी सेक्शन की वैल्यू ए आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे एक इफ एक्टिविटी लगाई, क्योंकि मुझे कंडीशन चेक करनी है कि भाई जो नेम आए उसका सेक्शन ए ही होना चाहिए, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, करंट रो 1 डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स फंक्शन जो है ये वाला, जब भी तुम दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हो तो हमेशा यूज करना है, ठीक है, डॉट इक्वल्स ए, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे स्टूडेंट्स के नेम दे दो। तो लेट्स से करंट रो मैंने 0 किया एंड इसको प्रिंट कर दिया। तो इसने मेरे को देखो सिर्फ सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के नेम दे दिए आउटपुट में। ऑलराइट, तो इससे अभी हमने हमारा 80% वर्क कंप्लीट कर दिया कि बॉट के पास जो हमें डेटा चाहिए वो बॉट के पास आ गया। अब हमें ये डेटा अपने पास चाहिए आउटसाइड ऑफ द बॉट, ठीक है, एक डिफरेंट एक एक्सेल फाइल में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और डेटा टेबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं डेटा ऐड करूंगा। अभी ये ब्लैंक होगी, इसको मैं नाम दे देता हूँ अगेन स्टूडेंट और उसका सेक्शन। ओके, और इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल dt आउटपुट टेबल। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक मेरे को अगर डेटा टेबल में कुछ ऐड करना है, ठीक है, मैं एक डेटा रो है उसको ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ करूँगा ऐड लिखते ही मेरे पास कई एक्टिविटीज आ गई। अब मैंने देखा यहाँ पे डेटा टेबल कॉलम के अंदर दो एक्टिविटी है, ऐड डेटा कॉलम एंड ऐड डेटा रो। तो मुझे तो पूरी रो ऐड करनी है, नाम भी आना चाहिए सेक्शन भी आना चाहिए, तो मैं ये वाली एक्टिविटी को यहाँ पे ट्रैक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कई तरीके हैं डेटा ऐड करने के। पहला सबसे तो डेटा टेबल, ये कह रहा है द डेटा टेबल ऑब्जेक्ट टू विच द रो इज टू बी एडेड, मतलब मैं किसके अंदर नई रो ऐड करना चाहता हूँ, तो वो मेरी हो गई आउटपुट टेबल। देन मेरे पास दो इनपुट है, इनमें से कोई एक तुम फिल अप कर सकते हो एक बार में, तो या तो मैं पूरी डेटा रो दे दूं लाइक आई कैन से करंट रो एंड मेरा काम हो गया। बट अगर तुम्हारे पास से 5 कॉलम्स हैं
और तुम्हें सिर्फ 2 कॉलम इसमें पास करने हैं, तब तुम एक एरे रो पास करोगे। एरे रो कैसे आ जाएगा यहाँ पे, लाइक इसको पहले मैं लिखता हूँ करंट रो 0.toString कॉमा करंट रो 1.toString, और इस पूरे को कर्ली ब्रेसेस में रख दिया। तो ये भी सेम वर्क करेगा एज करंट रो। यहाँ एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम सिर्फ एक बार में एक ही का यूज कर सकते हो। तो मैं जैसे इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, ऐड डेटा रो करा, और इसको भी रहने दे रहे हैं। चलो अब मेरे को ये क्या होगा, इस बिल्ड डेटा टेबल में आ जाएगा। अब मैं इसको बाहर लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक राइट रेंज। अब यहाँ पे मैं कोई पाथ दे देता हूँ, डेस्कटॉप से कॉपी कर लेते हैं। This would be more simple. डेस्कटॉप पे गए, फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट की और इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ। मेरे को यहाँ पे कोई शीट का नेम देना है, लेट से मैं आउटपुट दे दूँ, बट प्रेफरेंस हमेशा मैं शीट 1 को ही देता हूँ। बाय डिफॉल्ट शीट 1 रखोगे तो प्रैक्टिस में अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे आउटपुट टेबल, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऐड हेडर्स। तुम चाहते हो फर्स्ट रो एज हेडर आ जाए या नहीं आए। अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके ये क्या कह रहा है, दिस रो ऑलरेडी बिलोंग्स टू अनदर टेबल, तो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। ओके नो इश्यूज। क्या इशू ये आ रहा है कि ये जो करंट रो है वो हमारे उसमें एग्जिस्ट एक दूसरी टेबल से मैप्ड है, मैं उसको इस तरह से तो ऐड नहीं कर सकता। तो मैं अब यहाँ पे एरे रो में ऐड करता हूँ इसे, करंट रो 0.toString एंड 1.toString, और अभी इसको रन करते हैं। तो ये हो गया। अब हम एक बार हमारा अगर आउटपुट देखें, यहाँ पे ये एक्सेल फाइल बन गई है। ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा आउटपुट आ गया, स्टूडेंट का नेम एंड सेक्शन का नेम। ठीक है, तो अभी ये जो हमने किया ये था एक तरीके का फिल्टरेशन वर्क। हमारे पास कुछ डेटा था, हमने उसको फिल्टर कर दिया बेस्ड ऑन अ कंडीशन एंड आउटपुट में लिख दिया। ऑलराइट, अभी हम क्या करते हैं, लूप हटा देते हैं, ये दोनों ऐसे रहेंगी। अब इस लूप की जगह हम यहाँ पे लगाते हैं फिल्टर डेटा टेबल। अब फिल्टर डेटा टेबल में यहाँ एक तो मेरा क्या, मेरे को अगर जैसे जो स्टूडेंट डेटा है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है फ्यूचर, मतलब अभी इनपुट आया, फिल्टर करा एंड देन मेरे को उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं चाहूँ तो बिल्ड डेटा टेबल को भी डिसेबल कर सकता हूँ। और अब मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर फिल्टर पे गया, इनपुट टेबल मैं कहाँ से डेटा ले रहा हूँ, वो है मेरा dt स्टूडेंट डेटा। मैं इस डेटा को सेव का करना चाहता हूँ आफ्टर फिल्टर, लेट्स से सेम टेबल में मैं सेव करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि जो अब यहाँ पे आता है कीप और रिमूव मैचिंग रोज, सिर्फ वो रोज को सेफ रखो जिनके फर्स्ट कॉलम में ए लिखा हो, दिस इक्वल्स टू ए। ओके, और मैं इसको ओके कर देता हूँ।
अब इसको हम यहाँ पे जो सेव कर रहे हैं इसमें आ जाएगा हमारा dt स्टूडेंट डेटा। तो हमने सिर्फ 3 एक्टिविटी यूज करी। एक हमारा डेटा रीड करा, सॉरी डेटा बनाया, उसको फिल्टर करा बेस्ड ऑन आवर कंडीशन और राइट कर दिया। इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं और इसको रन करते हैं अब। ठीक है, ये बॉट एग्जीक्यूट हो गया। अब फाइल को चेक करते हैं। तो हमारे पास सेम आउटपुट आ गया। इससे तुम्हें समझ में आया क्या कि फिल्टर डेटा टेबल किस लिए यूज करते हैं? तुम्हें बस ये जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा, कौन सा ये पूरा प्रोसेस था वो थोड़ा कम समझ आया, पर वो जो बेसिक है उसका है कि क्या करना है, फिल्ट्रेशन ओके। एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो थोड़ा सा। हाँ, वो तुम्हें जब तुम हैंड्स ऑन करना स्टार्ट करोगे ना, तुम्हारे बार हाथ में स्टूडियो आएगा तो तुम्हें वो चीज समझ में आ जाएगी। हाँ, तो अभी इसका मेन पर्पस था कि फिल्टर डेटा टेबल एक्टिविटी का काम क्या है। अब इसमें तुम जो है एक तो रोज डिफाइन कर सकते हो कि लाइक कौन से कॉलम की वैल्यू तुम चेक कर रहे हो। अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल, हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से हम इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग इट इनसाइड दिस, अब हम बाहर से रीड करते हैं इसके लिए। तो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज मैं यूज कर रहा हूँ लाइक रीड रेंज हो गया, राइट रेंज हो, इनके बारे में तुम अभी पढ़ोगे नेक्स्ट सेशन में, तो उसका तुम टेंशन मत लो। तो मैंने जैसे ये आउटपुट ले लिया, इसमें मैं कोई भी एक शीट 1 ले लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरे को इनके मार्क्स भी चेक करने हैं। ये अब ए, यहाँ पे मैंने बी और सी भी लिख दिया और यहाँ पे हम कुछ और नाम लिख देते हैं। नाम नहीं सूझ रहा। ठीक है, अब इनका कुछ भी मार्क्स दे देते हैं हम यहाँ पे, लाइक 23.12, 56, 78.23। उप्स, इतने तो होते भी नहीं किसी के। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि डी सेक्शन के कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर क्या है, ग्रेटर देन 50 है। मुझे इसमें से वो डेटा निकाल के इसी फाइल में एक और शीट बनानी है फॉर एग्जांपल, या मैं बाहर लिखना चाहता हूँ, एक नई वर्कबुक बना लेता हूँ। मैंने फाइल को रीड कर लिया। अब मेन आता है मेरे को इस पे फिल्टर करना है। पहले मैं यहाँ पे एक इसको वेरिएबल में सेव कर देता हूँ। अब कॉन्फ़िगर फिल्टर की बारी आती है। तो तुम मेरे को बताना, मैं इसको पहले एक बार नीचे करता हूँ। तो अब देखो हमें जो है ये देखना है और इसके बेस पे हमें हमारी कंडीशन सेट करनी है। फर्स्ट इज कि हमें चेक करना है कि सेक्शन कौन सा है। तो सेक्शन हमें बी चेक करना है, वो फर्स्ट कॉलम पे है, तो हमने ये कंडीशन ऐड कर दी। अब मुझे एक और कंडीशन ऐड करनी है, तो मैं उसके लिए यहाँ प्लस साइन है, इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एंड और। अब तुम मुझे बताओ, मैं चाहता हूं कि मेरे पास 2 कंडीशन है कि स्टूडेंट सेक्शन बी से हो प्लस उसका मार्क्स ग्रेटर देन 50 हो। तो यहाँ पे मैं एंड लगाऊंगा कि और लगाऊंगा? एंड और अब दोनों एक्सप्लेन कर सकते हो तुमने किस, लाइक केतन तूने एंड क्यों किया एंड लोकपाल तूने और क्यों सोचा? मैंने एंड इसलिए किया क्योंकि एंड को मतलब है ना एग्जीक्यूट होने में दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए होती है।
ओके, एंड लोकपाल तूने और क्यों चूज किया? और मैंने और इसलिए किया क्योंकि 15 से ज्यादा मार्क्स जिसके हैं उसके लिए बेसिकली होगा इसलिए। बट फिर उसमें सेक्शन बी वाले कैसे आएंगे? हमें चाहिए सिर्फ सेक्शन बी एंड प्लस मोर देन 50 मार्क्स, तो हम इसमें अच्छा एंड लगाएंगे। हमें दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। ठीक है। अब हमारा जो कॉलम नंबर है वो कौन सा होगा यहाँ पे? कॉलम का इंडेक्स क्या लिखूंगा यहाँ पे? तो एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, मेरे कॉलम पास ये टेबल है, 2। अब मैंने पहला कंडीशन सेट कर दिया कि फर्स्ट कॉलम में जहां भी बी आए वो, अब मेरे को चेक करना है कि मार्क्स वाले कॉलम में मेरे पास मोर देन 50 है, तो मैं यहाँ पे कॉलम नंबर इंडेक्स क्या दूंगा? 0 मार्क्स 1 वाले 2। के लिए हाँ मार्क्स वाले के लिए 2 देंगे ना। हाँ। 2 दे। अब मेरे को कंडीशन चेक करनी है कि ग्रेटर देन 50, तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन साइन चूज कर लूंगा। अब जब मैं एक्सेल से कोई डेटा रीड कर रहा हूँ न्यूमेरिकल, तो याद रखना है कि वो हमेशा एक डेसिमल फॉर्मेट में आता है। डेसिमल मतलब पॉइंट्स के साथ, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर में हम क्या लिखेंगे? 50.00, यानी कि जैसे ये 56 है, इसको भी तुम रेफर करोगे एज 56.00, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, मेरी दो कंडीशन लिख दी, और मैं कह रहा हूँ कि इनपुट टेबल मेरा dt स्टूडेंट डेटा होगा और आउटपुट में भी वही होगा। नाउ लेट्स से आई जस्ट वांट कि मेरे पास सिर्फ नाम आ जाए, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, तो मैं यहाँ पे सिर्फ कॉलम 0 ऐड कर दूंगा, ठीक है। कीप कॉलम नंबर 0। अब हम इसको राइट करके देखते हैं। मैं आउटपुट में ही लिख देता हूँ एंड इसका शीट 2 कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि इसी वर्कबुक में एक नई शीट बना दे एंड उसमें हमारा डेटा लिख दे। इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा पुराना डेटा है। अब मैं शीट 2 में जाऊं तो उसमें मुझे नेम लिख दिए, अजय, अजिन और अमरीकान, 3 नेम लिखे, अजय, अजिन, अमरीकान, तीनों का क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन 50 है और ये सेक्शन भी बी है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि सब में एक बार कंपेयर कर लेते हैं, चलो, कि सब में कौन है जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 50 है। तो मैं सिंपली क्या कंडीशन मॉडिफाई करूंगा ये बताओ। मुझे ये चाहिए कि सारे सेक्शंस में से मुझे ग्रेटर देन 50 के स्टूडेंट्स चाहिए, तो इसको इसमें क्या मॉडिफिकेशन करूं मैं? वापस रिपीट करना क्वेश्चन। मैं चाहता हूं, अभी हमने ये करा कि सिर्फ सेक्शन बी के स्टूडेंट्स उठाए जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 50 हैं। नाउ वी वांट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द सेक्शन ए बी एंड सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या चेंजेस करूं कि वो डेटा मिल जाए मुझे? वैल्यू में चेंज होगी ना। कहाँ पे? इसको मुझे ये चेंज जो करना ऊपर है। वाला जो। एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ, ओके लोकपाल, तेरे को क्वेश्चन सबका समझ डेटा में आया? चाहिए। हाँ हाँ मेरे को समझ में आ गया, सबका डेटा चाहिए मतलब अभी अभी पिछले क्वेश्चन में तो अपन बी सेक्शन में 50 से ज्यादा मार्क्स वाला डेटा चाहिए था, अभी सबका डेटा चाहिए, तो क्या चेंजेस करेंगे? सबका डेटा चाहिए मतलब पूरा डेटा चाहिए, तो हाँ तीनों देखो एक्सेल शीट सेक्शन। दिखाना। मेरे को चाहिए कि वो सारे नेम आ जाए जिसके अंदर मेरे मार्क्स जो है ग्रेटर देन 50 हो। सो दैट वुड बी कि ये वाली एंट्री आ जाए, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये वाली, ये वाली, ये हाँ, सारी तो सारे एंट्रीज। सेक्शन लेंगे ना हम। हाँ सारे सेक्शन लेंगे, ये सारी एंट्रीज मेरे पास बाहर एक आउटपुट में आ जानी चाहिए क्योंकि इनके मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन 50 हैं। अब क्वेश्चन इज, तुम यहाँ पे कॉन्फ़िगर फिल्टर में जाके क्या यहाँ पे तुम्हारी कंडीशंस क्या रहेंगी?
मेरे को और कंडीशन ऐड करनी चाहिए क्या यहाँ पे, या कंडीशन और ऐड करनी चाहिए पीयूष, और मेरे अकॉर्डिंग है ना नेम वाली जो कॉलम है वो पूरा ऐड करना चाहिए। वो कैसे करेंगे, मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे हम रिमूव करते हैं कि किस कॉलम के बेसिस पे क्या रिमूव करना। नेम का तो हमें कोई काम ही नहीं है, हम तो चेक कर रहे हैं उनका सेक्शन और सेक्शन उनके और मार्क्स। हम्म, अब यहाँ पे देखो, मैं बताऊँ कि यहाँ पे मैं एक नई कंडीशन ऐड करूँ या कोई पुरानी कंडीशन को हटा दूँ, क्योंकि मेरे को क्या चेक ये करना है। दूसरी वाली हटा सकते हैं ना अपन। कौन सी, ये वाली? हाँ ये वाली, नहीं ये वाली तो क्या ही करेंगे, नहीं, बी वाली ये कंडीशन वाली में नहीं हटाएंगे, सारे फर्स्ट वाली। सारे अपन सेक्शन ऐड कर सकते हैं, जो भी वैल्यू में बी लिख रखा है ना उसमें सारे हाँ, सेक्शन ऐड करने पड़ेंगे। नहीं, अब हमें क्योंकि सेक्शन से लेना नहीं देना एक है ही सेकंड नहीं। पीयूष, अगर एक सेकंड, वैल्यू में अगर अपन सारे सेक्शन ऐड करते हैं तो ये रन हो जाता है। हाँ, तो वो भी रन हो जाता, उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ता, 1 = फिर तुम यहाँ पे a लिखते, और यहाँ पे ये और में आता कि भाई या तो 1b हो सकता है या 1a हो सकता है या फिर 1c हो सकता है। बट इंस्टेड, क्योंकि तुम्हें सेक्शन से अब लेना देना है ही नहीं, यू आर नॉट कंसिडरिंग दैट, जस्ट रिमूव इट। ठीक है ठीक है। अब तुम्हारी कंडीशन सिंपली हो जाएगी कि भाई जी, अगर सेकंड कॉलम में ग्रेटर देन 50 है तो डेटा आ ठीक जाए। एंड मैं आउटपुट कॉलम में हमारा डेटा और अच्छा करने के लिए करता हूँ कि सारे कॉलम ले लेता हूँ। तो सारे कॉलम लेने के लिए मैं सबको हटा ही देता हूँ यहाँ से। अगर यहाँ ब्लैंक है, इसका मतलब मैं सारे कॉलम कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ओके किया और रन कर देते हैं। उप्स, एरर, एक्सेल बंद अपन होनी ने चाहिए। ब्लैंक छोड़ा ना, ब्लैंक में तो पूरा जो है वही आ जाएगा, अपन को तो 50 के अबव मार्क्स वाला चाहिए। हम ब्लैंक, हमने इसको छोड़ा है, आउटपुट कॉलम्स अच्छा को। इस आउटपुट कॉलम को, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब मैं फिर से आउटपुट फाइल चेक कर लेता हूँ। और शीट 2 में गए, इसने हमें सारे ग्रेटर देन 50 दे दिए। ठीक है, तो ये था तुम्हारा फिल्टर डेटा टेबल। अब डेटा टेबल में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे जाके तुम्हें काम में आती हैं, बट यू शुड नो कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो डेटा टेबल के कई सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस का मतलब अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेड एक्शन। मतलब बेसिकली, अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज लिखी हैं, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने ये कुछ बनाया है, इसका क्या काम है? इसका काम है कि डेटा को फिल्टर करे बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन एंड राइट कर दे। ये भी अपने आप में एक फंक्शन है। अब यूआई पाथ ने ऐसे कई फंक्शंस, नॉट इवन यूआई पाथ, इट वुड बी माइक्रोसॉफ्ट, जिसने एक्चुअल में सारे फंक्शंस वेरिएबल के साथ दे रखे। तो हमारे पास जैसे कुछ लिस्ट है, जो हमारे ये कुछ फंक्शंस है जो जनरली काम में आते हैं। लाइक इनको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा क्लोन फंक्शन। अब मैं इस पे गया, अगेन मैं एक डेटा टेबल बना लेता हूँ। नहीं, डेटा टेबल के लिए मैं क्या यूज करूंगा, बिल्ड डेटा टेबल, राइट। अब मैं इसमें जैसे भी मैंने यही दे देता हूँ, सेम कॉलम्स हैं, इसमें मैंने एक अपना नाम दे दी और एक कोई वैल्यू दे दी, और इसको मैं नाम दे देता हूँ लाइक dt1। अब पहला फंक्शन है क्लोन। क्लोन का मतलब क्या हो गया कि मैं उसका एक डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, बट क्लोन में क्या होता है कि सिर्फ उसका बॉडी कॉमन कॉपी होता है, वो पूरा डेटा साथ में नहीं आता। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ dt_dt1.clone, और अब मैं अभी आपने असाइन एक्टिविटी इसलिए तो दी है क्योंकि आपने बिल्ड बिल्ड डेटा टेबल वाले सेल का आपने वो बना दिया ना वेरिएबल, तो आप यहाँ पे क्लोन एक्टिविटी लगा के उसका वेरिएबल दे दोगे ना। मतलब मतलब आप ऐसे बोल रहे हो ना कि मतलब
स्ट्रक्चर तो कॉपी हो जाता है बट डेटा कॉपी नहीं होता, राइट? हाँ तो बिल्ड डेटा टेबल का आपने जो वैल्यू डाली है वो आपने मतलब वेरिएबल दे दिया उसको, dt अंडरस्कोर dt1 करके, और आप क्लोन एक्टिविटी दे दोगे तो पूरा कॉपी हो जाएगा ना। नहीं नहीं, देखो dt1 जब हमने बनाया तो यहाँ पे हमने एक डेटा टेबल बना ली, कुछ उसमें कुछ हेडर्स हैं, कुछ डेटा है, ठीक है। बट जब मैं dt1 डॉट क्लोन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस टेबल का फॉर्मेट कॉपी कर रहा हूँ कि लाइक इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स का डेटा टाइप क्या है, लाइक ये int 32 है, ये स्ट्रिंग है। क्लोन से मैं ये अंदर का इंटरनल डेटा कॉपी नहीं करता। अभी देखो जैसे मैं पहले तो इसको सिस्टम डॉट डेटा टेबल में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे एक राइट लाइन लगा देते हैं, ये तुम्हें और इजीली समझ में आएगा अगर मैं बिल्ड वो आउटपुट डेटा टेबल लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पास करी मेरी dt1, इसका कोई एक वेरिएबल बना दिया स्ट्रिंग आउटपुट dt, एंड यहाँ पे मैंने पास करी मेरी dt2, इसको भी मैं सेम वेरिएबल दे देता हूँ, तो वो ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट का मतलब उसी चीज के ऊपर फिर से लिख देना। और यहाँ पे अब हम यूज करते हैं मैसेज बॉक्स। इसमें क्या आ जाएगा हमारा स्ट्रिंग, एक सेकेंड, str आउटपुट dt, एंड ये आ गया हमारा str आउटपुट dt। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो पहला जो हमारा मैसेज बॉक्स है ये हमें एक आउटपुट देगा कि एक्चुअल में बिल्ड डेटा टेबल में हमने क्या बनाया था। ये आ गया हमारे पास बिल्ड डेटा टेबल का कंटेंट। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि हमारे dd2 में क्या आया। क्लोन करने पे इसने जस्ट कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया। तो इससे क्या हुआ, उसने उसका स्ट्रक्चर कॉपी कर लिया कि उसके अंदर कौन कौन से हेडर्स थे और उन हेडर्स का डेटा टाइप क्या था। बट उसने उनके कॉलम अंदर 1 और कॉलम 2 की जगह कुछ भी नेम होता तो वो दे देता, इसने जस्ट हेडर दिया है ऐसे। हाँ हेडर्स दिया, एंड हेडर्स के साथ उनका ये डेटा टाइप भी लिया है कि कॉलम 2 जो है वो लाइक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। लाइक मैं यहाँ पे एज करता हूँ, क्योंकि जिस तरह का तुम्हारा डेटा टाइप है उसी तरह की उसमें वैल्यू स्टोर हो सकती है। ये समझ में आता है। हमने वेरिएबल्स में पढ़ा था कि अगर हमारा वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का होगा तो उसमें स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, इंटीजर टाइप होगा तो इंटीजर आएगा। लाइक कि अगर डेटा टेबल टाइप है तो मैं उसका वेरिएबल टाइप भी डेटा टेबल रखूंगा। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे क्लोन करता हूँ तो ये अंदर के कॉलम्स को कॉपी कर लेता है। नाउ मैं चाहूँ तो मेरे dd2 में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ विद सेम स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे से ऐड डेटा रो किया, इसको यहाँ पे कर देते हैं। मैंने एरे रो में एक नई वैल्यू पास कर दी चेतन। अब मेरे को अगला जो है मेरा वो एक इंटीजर है, तो मैं कोई इंटीजर नंबर पास कर दिया। इसको मैं कर देता हूँ dt2। तो इसको प्रिंट वापस रन करते हैं। पहला हमारा सेम आया, नेम एज। अब यहाँ पे मैंने क्लोन किया था तो मेरा स्ट्रक्चर फिक्स हो गया था कि मेरा सेकंड वाले में इंटीजर है, मैं इंटीजर पास कर पाया, इसमें वैल्यू ऐड कर दी। अगर वहां अब क्या है ना कि मैंने क्योंकि इसमें क्लोन करा है तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू में इंटीजर ही दे सकता हूँ, कॉलम का डेटा टाइप भी कॉपी होगा। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग देना चाहूंगा तो ये गलत होगा, ये रन करते वक्त मेरे को एरर दे देगा कि भाई मेरा डेटा टाइप इंटीजर है, आई कैन नॉट स्टोर अ स्ट्रिंग वैल्यू।
फर्स्ट एक्टिविटी रन हुई, देन यहाँ पे इसमें मैं एरर दे दी। ठीक, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, couldn't store tri in each column, I am expected an int32 value. Understood? दोनों को क्लोन फंक्शन समझ में आया? आगे आगे। अब इसका रियल लाइफ यूज क्या होता है कि तुम फॉर एग्जांपल किसी टेबल के साथ वर्क कर रहे हो, ठीक है, एंड यू डोंट नो कि उसका डेटा टाइप एक्चुअल में क्या है, या फिर तुम्हें एक बहुत बड़ी टेबल है, यहाँ पे मानो कि 20-50 कॉलम है, एंड तुम्हें उसी स्ट्रक्चर का यूज करना है, तो तुम उसको क्लोन कर लोगे इंस्टेड ऑफ गोइंग ओवर बिल्डिंग डेटा टेबल एंड उसके अंदर तुम 20 कॉलम बनाओ। जस्ट क्लोन इट एंड यूज इट। देन हमारे पास आता है कॉपी फंक्शन। कॉपी फंक्शन भी क्लोन फंक्शन की तरह ही काम करता है, ओनली डिफरेंस इज ये डेटा भी कॉपी कर लेगा। अब मैं यहाँ पे क्लोन की जगह लिखता हूँ कॉपी, और अभी मैं इसको रन कर देता हूँ। कॉपी करने से हेडर, हेडर के डेटा टाइप्स एंड उनके अंदर जितनी भी रोज हैं उनका डेटा सब कॉपी हो जाएगा। ऑलराइट, ये हमारा डेटा टेबल 2 का आउटपुट है। देन हमारे पास कुछ और होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगला देखते हैं क्लियर। एज एन्यूमरेबल का मतलब होता है कि उसको डेटा टेबल को भी एक इटरेशन करने के लिए कन्वर्ट कर सके। ये हमारा बहुत जब एडवांस टॉपिक होते हैं तब काम आता है। अभी हम एक बार देखते हैं क्लियर और रो काउंट, जो मेजरली यूज में आते हैं। मेरे पास DT1 है, कुछ उसमें कुछ डेटा है, मैं अगर उसको चाहूँ तो क्लियर कर दूं। क्लियर से क्या होगा कि उसका सारा डेटा कंप्लीटली आउट हो जाएगा। अब इट सेज एक्सप्रेशन डज नॉट प्रोड्यूस अ वैल्यू, तो मैं इसको असाइन में यूज नहीं कर पाऊंगा। अगेन थोड़ी एडवांस एक्टिविटी आएगी अभी। तो दिस इज इन्वोक मेथड, इसके बारे में सीखने की अभी कोई जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम बाद में एडवांस टॉपिक होंगे तो पढ़ेंगे, बट अभी पर हमारा मेथड ट्राई करके देख लेते हैं। हमारे पास एक क्लियर और ये हमने रन कर दिया। अब यहाँ पे मैं जो हमारा DT2 है इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ। इसने कुछ भी नहीं किया, ब्लैंक क्लियर कर दिया हमारी टेबल। अगर एक शॉर्ट में जस्ट इसका मतलब बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब मैं क्लोन यूज कर रहा था यहाँ पे DT1 डॉट क्लोन, तो ये मुझे क्या एक आउटपुट दे रहा था, फंक्शन दिस एज डेटा टेबल, कुछ करके मुझे एक आउटपुट एक डेटा टेबल दे रहा था। बट जब मैं क्लियर यूज करता हूँ तो ये मुझे कोई आउटपुट नहीं देता, जस्ट एक फंक्शन है। अगर मेरे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा तो मैं उसको किसी में असाइन भी नहीं कर सकता। ऐसी स्टेट में मैं इन्वोक मेथड एक्टिविटी का यूज करता हूँ। बट अगर कोई आउटपुट आ रहा है तो मैं उसको क्लोन कर मतलब असाइन एक्टिविटी में लगा के उसके आउटपुट को कहीं स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। ओके। तो मैं ये फंक्शंस हो गए। ओके, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास होता है रो काउंट। रो काउंट का जैसे नाम है, नाम से समझ में आ रहा होगा, टेबल में कितनी रोज है उनका काउंट, वो तुम्हारा रो काउंट होता है। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारा DT डॉट रो काउंट, तो ये मुझे एक इंटीजर वैल्यू आएगी, तो मैसेज बॉक्स में तो चल जाएगा, बट अगर मैं इसी को राइट लाइन में लिखूंगा तो वो एरर देगा। तो मैं वहां पे इसको डॉट टू स्ट्रिंग करके कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसने मेरे को दे दिया कि भाई इसमें 2 रोज है। ये फंक्शन जब तुम बॉट डेवलप करते हो तो तुम्हें काम आते हैं, तुम्हें ध्यान रखना होता है कि मेरी कितनी रोज हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसी को हम प्रैक्टिकली करें तो कैसे करेंगे कि हमने लूप से सीखा, हम सीक्वेंस में तो क्या यूज कर लेते हैं, फॉर ईच रो इन डेटा टेबल।
बट जब फ्लो चार्ट में वर्क कर रहे हैं तो हम वो प्रेफर नहीं करते। अब मैं यहाँ पे खुद का एक लूप बनाऊंगा ताकि मैं एक टेबल के ऊपर इटरेट कर सकूं। तो फॉर एग्जांपल बिल डेटा टेबल है हमारे पास, इसको मैंने वापस इसमें ड्रैग कर लिया, ये कनेक्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक इटरेशन हो जब तक मेरा रो काउंट कंप्लीट टेबल में मुझे इटरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे जैसे वेरिएबल बनाया रो काउंटर, इसका टाइप क्या होगा, इंटीजर। मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ एंड इसको वैल्यू दी 0। अब मेरे को एक कंडीशन चेक करनी है, तो कंडीशन चेक करने के लिए कौन सी एक्टिविटी आएगी, इफ एक्टिविटी। ये देन फ्लो चार्ट है। अरे फ्लो डिसीजन, फ्लो डिसीजन। यस, तो फ्लो डिसीजन में फ्लो चार्ट में यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ कि जो मेरा रो काउंट है क्या वो लेस देन है मेरी टेबल के अंदर जितनी रोज हैं उससे। तो dt1 डॉट रो काउंट, ठीक है। अगर मेरा इसकी वैल्यू टोटल नंबर ऑफ रोज से कम है तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं उस पर कुछ एक्शंस परफॉर्म करूँ। फॉर नाउ आई विल जस्ट प्रिंट कि उसके फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dt1। अब मेरी जो करंट रो है, या क्या लिखा हुआ है हमने, रो नंबर ले रहे हैं, वेरिएबल का नाम रो काउंटर, तो यानी कि dt1 का 0 रो और फर्स्ट कॉलम डॉट टू स्ट्रिंग। तो जैसे जैसे हमारा रो काउंटर बढ़ेगा हम नेक्स्ट रो पे जाते जाएंगे। अब मेरे को हर इटरेशन पे रो काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। मैं चाहता हूँ कि पहली रो उसने प्रिंट कर दी, अब अगली रो पर चला जाए। तो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करूंगा और इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा 1 से, और इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब जब ये कंप्लीट हो जाए, इसने सारी वैल्यूज प्रिंट कर दी, फॉल्स में कुछ भी लिख दो, डेटा टेबल इज नाउ एम्प्टी, या फिर मैं इसको रन करते हैं। तो फर्स्ट उसमें उसने टेक्स्ट लिखा हुआ है, देन सेकंड रो में मेरा नाम लिखा हुआ है, एंड देन ये क्लोज हो गया। तो रो काउंट का समझ में आया कि एक एक सैंपल है, एक एग्जांपल है कि कहाँ पे तुम रो काउंट यूज कर सकते हो। ऑल राइट गाइस, ये वाला क्लियर हुआ क्या? ऑलराइट भाई, ऑलराइट, क्लियर। ओके, देखें और क्या है हमारे पास। सिमिलरली तुम कॉलम काउंट ले सकते हो, यू कैन वर्क ऑन कॉलम्स। लाइक कॉलम्स तुम्हें डिफाइन कर देगी तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उस टेबल के अंदर। ये सब चीजें जनरली काम कब आती है, जब तुम कोई बॉट बना रहे हो एंड तुम्हें एनालिसिस करना हो कि तुम्हें क्या चीज यूज करनी है, या उसके बेसिस पे तुम्हें कुछ भी सोचना हो, तो तुम्हें ये सब चीजें हेल्पफुल रहती है। कॉलम्स अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो वो मेरे को लिस्ट आउट कर देगा कि मेरी टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं। एंड बेस्ट थिंग इज कि तुम्हें जो भी करना है यूज, तुम्हें जस्ट उसका सब कुछ उसके नाम से मिलता जुलता मिल जाएगा। तुम्हें उसके मतलब बारे में, उसका वर्क क्या है, उसका नाम ही डिफाइन करता है। वही चीज मैं वेरिएबल्स का कहता हूँ कि जब तुम वेरिएबल्स बनाओ तो उसका नाम ऐसा रखो कि तुम्हें पता चल जाए कि वो किस चीज के लिए है। अब लाइक मेरे पास जैसे यहाँ पे मैंने ये बनाया dt1 डॉट कॉलम्स। कॉलम्स में जब यूज करता हूँ तो मेरे को पता है कि मेरे कॉलम्स से रिलेटेड मुझे कुछ दे रहा है।
इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या आता है। मोस्ट लाइकली या तो उसका डेटा टाइप देगा लाइक सिस्टम डॉट डेटा या डेटा कॉलम्स, या मुझे एक्चुअल में कॉलम्स के नाम दे देगा। तो इसने मुझे उसका डेटा टाइप दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊं अगर और इसी को लिखूं वापस dt1 डॉट कॉलम, तो इसने मेरे को एक कलेक्शन दे रहा है जिसके अंदर मेरे पास कॉलम्स के नेम है। आई कैन एक्सेस देम बेस्ड ऑन इंडेक्स लाइक 0, तो मेरे पास नेम आ गया। तुम्हें जब तुम वर्क कर रहे हो तो तुम्हें डॉट लगा के उसके फंक्शंस के बारे में समझना है जब भी वर्क करो। लाइक कॉलम आ गया, कॉलम का नेम चाहिए तो डॉट कॉलम नेम। इफ यू वांट कॉलम डेटा टाइप, इवन आई एम नॉट श्योर कोई फंक्शन है या नहीं, तो लेट्स सर्च करके देख लेते हैं। टेबल आ गया, डेटा टाइप एक फंक्शन है, तो मेरे को पता चल गया इसका सिस्टम डॉट स्ट्रिंग है। सिमिलरली अगर मेरे को फर्स्ट का चेक करना है तो int 32। ऑलराइट, तो तुम जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तुम सिंपल डॉट लगाओ एंड उसके मल्टीपल फंक्शंस को भी स्टडी करो कि तुम्हें इस वेरिएबल के साथ लाइक डेटा टेबल के साथ तुम्हारे पास कितने मल्टीपल फंक्शंस आते हैं और उनके बारे में समझना है। तो ओके, ये हो गया हमारा आज का सेशन। अभी किसी को कोई डाउट्स है क्या? नहीं भाई, नहीं है? एक बार रिवाइज करूंगा फिर तेरे को वापस बताऊंगा, है ना, तेरे को टेक्स्ट कर दूंगा। एक बार मेरे को रिवाइज करना ही पड़ेगा। ओके, मतलब ऐसे तो कुछ दिक्कत नहीं आई, पर एक बार फिर भी